हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड सबसे पहले आपको कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप अपना बेस्ट वहाँ पे एग्जाम में कर पाएँ। तो कल के एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एग्जाम के लिए कल जाएँ तो अपने एग्जाम में आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो साथ लेके जाना है, और आपको स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो कंपलसरी फॉर्म से लेके जाना है, बिकॉज जो स्कूल आईडी कार्ड के आपको बिना वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखें कि आपकी जो एंट्री है स्कूल जो सेंटर जो होगा वहाँ पे 9 AM से स्टार्ट हो जाएगी, 9 से 10 बजे तक की वहाँ पे एंट्री रहेगी, और 10 बजे के बाद आपको वहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो टाइम का भी ध्यान रखें, आप 8:30 बजे से 9 बजे तक पहुँच जाए, 9 से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 10 बजे तक आपको एंट्री वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो एक तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब 10 बजे आप अपने रूम में, सेंटर के रूम में जब बैठे होंगे, तो वहाँ बैठने के बाद क्या होगा, आपको 10 बजे जो है क्लास आपकी जो नोटबुक है वो आपको दे दी जाएगी। एंड जब 10 बजे आपको नोटबुक मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे, नोटबुक में जो आपका जो फ्रंट पेज जो होता है, जैसे कि वहाँ पे आपको नाम फिल करना है, आपको रोल नंबर फिल करना है, सेंटर का कोड, जो भी एक्सेट्रा वहाँ पे एंट्रीज वहाँ दे रखी हैं, उन सबको वहाँ पर ध्यान से फिल करें और वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर। एंड उसके बाद क्या होगा कि 10:15 पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर दे दी जाएगा। तो जो नॉर्म्स, जो सीबीएसई बोर्ड का जो नॉर्म्स भी है वो ये है कि आपको 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, यानी कि 10:15 से लेकर के 10:30 तक जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। तो आपको करना यही है बेसिकली कि सबसे पहले क्या करोगे, जो 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं वो एक्चुअली केवल 15 मिनट तक तो नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आपको व्यू लेना है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का जो स्टेटस है, लाइक वो जो लेंथनेस जो है उसकी, जो कितना लेंथी है पेपर, या मॉडरेट है या फिर इजी पेपर है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंटली, जब भी आप एग्जाम पेपर जब 10:30 पे जब अपना पेपर करना स्टार्ट करेंगे, तो जो आपको जो फर्स्ट पेज जो होगा, तो फर्स्ट पेज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पूरे जो 35 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, लेकिन मैं अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ या जो भी सब्जेक्ट का इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें क्या करेंगे, जो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन जो है सबसे अच्छा आता है, अच्छा आने का मतलब है कि आप उसकी स्टार्टिंग करें और आप उसको एंड भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को आप वहां पे जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि आपका ये आपकी नोटबुक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने सपोज सेक्शन बी का आपने क्वेश्चन नंबर 4 वहां पे आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे आप पहली बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो आपको यहाँ पे जैसे सेक्शन डाला आपने, सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 4, और उसका यहाँ पे आंसर डालने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे। एंड जब आप उसे लिख रहे होंगे तो ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग जो है, राइटिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके एग्जामिनेशन में। आपकी राइटिंग जो है आपको रिप्रेजेंट करती है। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हो या कितने मॉडरेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो रिप्रेजेंट करती है वो आपकी नोटबुक करती है। तो इसलिए नोटबुक को लिखते समय आपकी राइटिंग पे बहुत फोकस होना चाहिए, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, और पहले क्वेश्चन को जो है बहुत ही परफेक्टली जो है तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब उसमें ना तो कोई क्रॉस, रफ वर्क या करेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आंसर, फुल आंसर होने तक उसमें कोई भी करेक्शन ना हो। तो पहला क्वेश्चन कोशिश करना है कि आपको बिना किसी करेक्शन के कंप्लीट होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर से क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन का भी वही सिलेक्शन करना है जिससे आप कंप्लीटली आप कर सको। इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर बन के आता है कि अगर आप मान लो कि आपकी नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने करेक्ट किया, सेकंड करेक्ट किया, थर्ड करेक्ट किया, तो जो इन्विजिलेटर आपकी कॉपी को करेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसने सपोज आपकी नोटबुक को ओपन किया एंड उसने देखा कि बच्चे ने ये आंसर लिखा है और देखा कि वो काफी करेक्ट है और राइटिंग भी बहुत अच्छे से की हुई, तो उसको करेक्ट कर देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपने किया वो भी बहुत अच्छे से करेक्ट किया, तो आपने देखा कि उसने देखा कि वो भी सही है, तो सभी फुल मार्क्स दे दिए। तो अगर 3-4 स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है बिना किसी करेक्शन के बहुत अच्छे से आप उन्हें फिनिश करते हो, तो जो इन्विजिलेटर जो होता है उसके माइंड में एक साइकोलॉजी मतलब प्रिपेयर हो जाती है उस समय करेक्शन के टाइम पे, कि ये जो बच्चा है जिसकी ये कॉपी है वो एक काफी अच्छा बच्चा है और उसकी जो आंसरिंग जो है वो करेक्ट दे रहा है, और मतलब वेल डिफाइंड आंसर वहां पे दे रहा है, किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए उसकी जो साइकोलॉजी है पहले से तैयार हो जाएगी। तो अब क्या करना है, जैसे कि मान लो 5-6 क्वेश्चन आपने कर लिए, करने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता या आपको मॉडरेटली थोड़ा बहुत आता है और उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। फिर 5-6 क्वेश्चन के बाद आपको ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। शुरुआत जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए लिखने का वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन कम आ रहा है
तो आपके लिखने का जो वे है वो पहले से चेंज हो जाए। जैसे कि वे का मतलब यहाँ पे राइटिंग से है। पहले आप बहुत अच्छा वेल डिफाइन कर रहे थे, हेडिंग लिख रहे थे लाइक ब्लैक पेन से आपने हेडिंग, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एक चेंज किया हुआ कि आप वहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इस बार जो है आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो सकती है, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के और वो अच्छे से ब्लू पेन से आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन आपके पहले बहुत सही गए थे, तो अगला 6th क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन जो आया है, तो वो करेक्ट करते करते उसकी साइकोलॉजी तैयार हो चुकी है, वो समझ चुका है कि बच्चा है होशियार और वो सारे आंसर अच्छे लिख रहा है। इट मीन्स जो क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं आ रहा था उसका भी आंसर आपने दिया और वो क्वेश्चन भी जो फ्लो जो उसका चला आ रहा है वहां पे भी वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है कि 3-4 क्वेश्चन लो, फिर से एक जो मॉडरेट वाला क्वेश्चन डाल दो, फिर से 3-4 क्वेश्चन लो, फिर से एक मॉडरेट वाला डाल दो। तो ऐसा नहीं करना है कि जिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनको सबसे लास्ट में करो जाके, या जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते जिनसे स्टार्टिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। और एमसीक्यू से कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग, पेपर की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बैड इंप्रेशन जाता है और एक लाइक प्रेशर सा आ जाता है। जैसे कि मान लो कि आप जब एमसीक्यू करने जाते हो, आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो पूरी बुक यानी कि पूरे सिलेबस से आता है। तो आपने फर्स्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब कि आप जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं जो सेकंड एमसीक्यू जो आएगा वो किसी दूसरे चैप्टर से आ रहा होगा, तो आपको तुरंत वो फोल्डर माइंड में चेंज करना होगा, उस टॉपिक से हटके किसी दूसरी टॉपिक के बारे में सोचोगे। यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो 15 से 20 जो एमसीक्यू जो आएंगे, तो 15 से 20 बार 15 से 20 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा और स्टार्टिंग में जो एक रिदम जो मिलना चाहिए स्टार्टअप के लिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपना एग्जाम में रिदम बनाने के लिए एक ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है जो से कंप्लीट कर पाओ। कंप्लीट करने से क्या होगा कि माइंड में पॉजिटिविटी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो एमसीक्यूज को आप बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कई बार ये चीज देखी है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब एमसीक्यू जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारा क्रिटिकलनेस उसमें वहां पे अपीयर कर देते हैं। तो वो उस चीज से बचना है। वो क्या करना है, जैसे कि मान लो कि आप सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक जो है वो एमसीक्यूज आते हैं, एंड 15 से लेकर 18 तक ऐसा रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक सेपरेट पेज यहाँ पे लिया, सेक्शन ए डाला और फिर वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब उसका जब आंसर कर रहे हो तो आंसर करने के लिए जैसे कि मान लो कि पहले वाले का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो आंसर लिखा और फिर वहां पे ऑप्शन सी लिखा और सी का जो भी स्टेटमेंट है उसको भी वहां पे साथ लिखो। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गलती करते हैं कि वो उन्होंने 1 से लेकर के 18 तक सारे क्वेश्चन लिख दिया और उनका ए बी सी डी करके ऐसा कुछ लिख दिया। तो ऐसा लिखने में क्या होता है कि यहाँ पे गलती के चांसेस हो जाते हैं, या जो टीचर जो चेक कर रहा है उसके लिए वो आपने ए बनाया उसको समझ आया कि वो डी है, या आपने सी बनाया उसको समझ आया ए है। तो आपने तो वो करा, सही करा, आपने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन वहां हो सकता है कि उसने अच्छे से इन्वेल्यूएशन नहीं कर पाया, तो आपके मार्क्स जो है लॉस होंगे। तो ध्यान रखना है कि 18 क्वेश्चन का आंसर सेम वे में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि आपने कुछ के आपने ऑप्शन लिखे हैं, कुछ के स्टेटमेंट लिखे हैं, या कुछ के स्टेटमेंट लिख दी, एक का स्टेटमेंट एक ऑप्शन, एक का स्टेटमेंट एक ऑप्शन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रिदम जो होना चाहिए वो सबका एक जैसा होना चाहिए, और परफेक्ट रिदम यही है कि एमसीक्यूज का पहले आप ऑप्शन लिखिए और ऑप्शन लिखने के बाद आप उसका स्टेटमेंट भी साथ में लिखिए, उससे कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, जो करेक्ट जो है वो वहां लिखेगा। और ऐसे ही ऐसा रीजन वाले जो आपके होंगे आंसर जो होंगे उसमें भी ऑप्शन के साथ स्टेटमेंट आपको करेक्ट लिखना है। एसएसएन को ए और रीजन को आर लेते हुए करेक्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो लिखें। टीचर को बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे तो क्रिटिकलनेस आएगी और हो सकता है कि वो इरिटेशन आकर के वो गलती से आपकी कॉपी को गलत चेक कर दे। तो ये चीजों से बचना है कि आपको बहुत ही स्मूथली आपका वर्क करना है, किसी भी चीज को ज्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना उसने क्वेश्चन पूछा है उतने का उतना ही आंसर करना है। कल आपका लाइक इंग्लिश कोर का पेपर है, तो वहां पे तो वो लैंग्वेज लाइक लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों ही वहां पे आएंगी, लेकिन जो साइंस के क्वेश्चंस हैं जैसे कि मान लो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इनमें और बायोलॉजी, इनमें आपको विशेषतः ये ध्यान रखना है कि जब तक जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नेसेसरली आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में जितनी चीजें पूछी गई हैं आप आंसर सिर्फ उन्हीं का कीजिए। यानी कि आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं, तो तीनों बातों का आंसर आपको उन 3 अलग अलग पैराग्राफ में 3 अलग अलग वे में लिखना है। जिस उससे जितना पूछा ना तो उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना है, ना उसे कम करना है। तो आप अगर ये फॉर्मेट अगर अपनाते हो तो वहां पे आपका करेक्शन बिल्कुल ठीक होगा और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो इन चीजों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगर आप स्टार्टिंग में लॉन्ग आंसर मतलब पहले की जो पहला जो फर्स्ट आवर होगा लाइक 10:30 से लेके 11:30, तो उसके बीच में जो सेक्शन ई जो रहेगा यानी कि लॉन्ग आंसर वाला जो पार्ट रहता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर ले तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा वर्डन, एक प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। आपको लगता है कि मैंने लॉन्ग आंसर करनी है तो अब शॉर्ट रह गया या वेरी शॉर्ट रह गया, एमसीक्यू रह गया, तो वो आसानी से हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, टाइम लगातार देखते रहें। ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन करने में लगे और हम बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, उसे खींचते जा रहे हैं और एकदम से टाइम कम रह जाता है, तो फिर इतने सारे क्वेश्चन को फिर एक साथ नहीं कर पाते, तो सब मिक्सअप हो जाता है और सब बेकार हो जाता है, ये चीजें आते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो टाइम का ध्यान रखें, स्टार्टिंग बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज हमने एक लाइन सीखी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहली बार जो आपने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि एक ये सोच के चला करो कि आप जो इन्विजिलेटर है उसके सामने अपने आप को अपने वर्ड्स के द्वारा एक इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो और वो आपको देखना चाहता है, तो वो कैसे देखेगा आपको कि आप अच्छे हैं कि बेकार हैं, तो वो आपकी राइटिंग से मालूम पड़ेगा, आपके वर्क से मालूम पड़ेगा। इसलिए आपका वर्क जो है बहुत ही स्मूथली फाइन, वेल डिफाइंड और अच्छा होना चाहिए बिना किसी करेक्शन के। तो आप कॉपी को अच्छे से लिखें, अच्छा काम करें और अच्छे तरह से अपने एग्जाम को कंप्लीट करें। एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर करके आए आप सभी लोग। और अभी आपको पता है कि केमिस्ट्री एग्जाम आने वाला है 28 को, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको कम नॉलेज है, तो मैं उसके लिए वहां पे वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।